नमस्कार, स्वागत है आपका सुनो कहानी में। आप सुन रहे हैं सुनो कहानी ओरिजिनल आलमारी, जिसकी लेखिका हैं मिस कृति मिश्रा जी और इसे आवाज़ दी है मृत्युंजय मिश्रा ने। ये कृति मिश्रा जी की सुनो कहानी के साथ दूसरी प्रस्तुति है। उम्मीद है कि आपने इनकी पहली प्रस्तुति एहसासों की माला ज़रूर सुनी होगी, और यदि नहीं सुनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, ज़रूर सुनिए। तो आइए चलते हैं इस नई कहानी की ओर। आज कई दिनों बाद दिल अलमारी में जा बैठा है। वही अलमारी जो मेरे माँ बाप ने बड़े प्यार से मुझे शादी के वक्त मेरे बाकी सामानों के साथ भेंट की थी। लोहे की चादरों से बनी हुई स्लेटी रंग की 2 दरवाज़ों वाली मेरी पुरानी और प्यारी सी अलमारी। कितने वर्ष हो चुके होंगे, लेकिन इसे खोलकर आज भी मन की बगिया हरी हो जाती है। ऐसा लगता है मानो कल की ही बात हो जब मेरी शादी हुई और मैंने एक अनजान इंसान के साथ एक भरोसे की डोर थामे एक नए जीवन में प्रवेश लिया। दिन बीत जाते हैं, बातें भूल जाती हैं। अगर कुछ रह जाता है, कुछ ऐसा जिसकी छाप अमर हो जाती हो, तो वो है वक्त के साथ बिखरे हुए संजोए हुए जज्बात। आज 16 तारीख है, 16 फरवरी। वही दिन जिसे मैं हर रोज़ शुक्रिया कहती हूँ, वही दिन जिसकी लाली इस मौसम के साथ मेरी ज़िंदगी में छाई हुई है। वैभव मेरे बुआ जी की पसंद थे। पापा को भी अच्छे लगे थे पहली नज़र में। मैंने शादी से पूर्व इन्हें शायद 3 बार देखा होगा और मात्र 1 बार बात हुई थी। उस समय मैं ये नहीं कह सकती थी कि जिंदगी खूबसूरत ही बीतेगी इस 6 फुट के लंबे से इंसान के साथ। तब ये नहीं पता था कि ये जिसकी लंबाई की मैं शायद आधी हूँ, वो मुझे जिंदगी की उन ऊंचाइयों तक ले जाएगा जिसे पा सकने का सपना अक्सर लोग नींद में ही देख पाते हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि ये कुछ बहुत अलग या कुछ अनोखा करते हैं। न घुमाना, न फिराना, न पिक्चर, न खरीदारी, और ना ही वो नए ज़माने के लड़कों जैसे अजीब अजीब सी बातें। वैभव बिल्कुल साधारण से इंसान है, सामान्य से, और शायद इसीलिए आकर्षक। स्मृति यार, मेरी ये शर्ट अच्छी नहीं लग रही है ना? बताओ जल्दी, मुझे यार काम पे जाना, देर हो रही है। इन्होंने जोर से आवाज़ लगाई तो झट से अलमारी बंद करके मैं बाहर के कमरे में आ गई। बाहर आते ही मेरी हंसी निकल गई। ये क्या है? ये क्या पहन रखा है आपने? पीली शर्ट और काला पैंट, टैक्सी लग रहे हैं आप, टैक्सी। इनका चेहरा लाल हो गया, चेहरे पे शरारती मुस्कान बिखर आई। यार देखो, देर हो रही है, तुम मजाक मत उड़ाओ। बताओ तो क्या पहनूं? मेरी अलमारी के सारे कपड़े तो तुमने धो दिए। कहाँ सारे कपड़े धो दिए? ऊपर वाले खाने में देखिए ना, आपका वो स्लेटी रंग वाला पैंट रखा हुआ है। मैंने जवाब भी हंसते हंसते ही दिया था। अरे यार, तुम ही निकाल दो ना, इन्होंने अपनी टाई लगाते हुए कहा। मुझे नहीं मिलेगा, बहुत ऊंचा है वो, बाहर से स्टूल लाना पड़ेगा। आप ही निकाल लो ना, बिल्कुल आगे ही तो रखा है। ये कहकर मैं रसोई की ओर जा ही रही थी कि अचानक से मेरे आगे खड़े हो गए। जैसे बड़े तरू के नीचे उगने वाली छोटे छोटे पौधों के फूल भी तरू को अपना समझने लगते हैं, जैसे गिलहरियां उसी तरू को अपना घर मानती हैं, जैसे उस एक वृक्ष के होने से आसपास कई जीवों को ठंडक मिलती है, कुछ वैसे ही वैभव के होने मात्र से मेरा जीवन महकता है, और उस पर उनकी ये छोटी छोटी सी जिद मुझे कहीं अंदर तक निखार देती है। हर बार की तरह पीछे से आधम के और कमर से उठाकर अलमारी के सबसे ऊंचे खाने तक पहुंचा दिया। निकालो अब, और ये कहकर मुस्कुरा दिए। उनकी एक मुस्कान और मेरी आत्मा के अंदर तक फैलता हुआ उजाला दोनों समान हैं। उनकी एक खुशी और बादलों से अमृत बरसता हुआ वो जल दोनों समान है। कभी कभी मैं उनकी पसंद के आलू के परोंठे बना देती हूँ, बड़ी मुश्किल से तो बना पाती हूँ, और फिर परोसो तो उनकी ये जिद कि अपना भी लेकर आओ, तभी खाऊंगा। सारे काम छोड़कर इनके साथ नाश्ता करने बैठना पड़ता है। जब मैं जल्दी जल्दी खाने लगती हूँ कि बाकी काम भी करने हैं, तो इनकी ये जिद कि अपने हाथ से खिलाओ ना, वरना मैं नहीं खाऊंगा। और फिर तो आधे घंटे क्या, पौने घंटे भी कहाँ चले जाते हैं पता ही नहीं चलता। उसके बाद ये काम पर चले जाते हैं और मैं एक जादुई दुनिया में।
हाथों का स्पर्श कितना गर्म, कितना कोमल की जिंदगी के मायने बदल दे। फूलों की खुशबू इतनी तेज कि मन के गलियारों में बैठे हुए अंधेरे की काया पलट कर दे। खैर, ये काम पर जाने के लिए निकल गए हैं और हर रोज की तरह अपना रुमाल और घड़ी छोड़ गए हैं। मुझे ताज्जुब होता है कि कोई इंसान लगातार 14 सालों से अपना सामान ले जाना कैसे भूल सकता है, और मैं वही सामान देने नीचे जा रही हूँ। हर रोज की तरह ये गाड़ी में बैठे होंगे, हॉर्न दे रहे होंगे, गाड़ी को पीछे कर रहे होंगे, मुझे देखेंगे और खिड़की खोलकर पूछेंगे कि अरे नीचे क्यों आ गई हो, कुछ भूल गई क्या? और फिर से वही शरारती मुस्कान बिखर जाएगी गालों पर। मैं गाड़ी की खिड़की के पास आकर खड़ी रहूंगी, फिर ये पूछेंगे क्या भूल गई मैडम? खैर, ये कुछ भी कहें, इससे पहले मैं रुमाल और घड़ी उनके हाथ में रख दूंगी। फिर वो कहेंगे कि ऑफिस तो मुझे जाना है, देर तुम्हें क्यों हो रही है? अब जब घड़ी लाई हो तो पहना भी दो। फिर मैं घड़ी को बड़े ही प्यार से उनकी कलाई पर बांध दूंगी। आंखें नीचे होंगी और कभी कभी इधर उधर भी देखती रहूंगी कि कहीं कोई देख ले तो क्या समझेगा कि बुढ़ापे में भी ये लोग कैसी बचकानी हरकतें करते हैं। और फिर ये अपनी घड़ी देखेंगे और कहेंगे कि अच्छा चलो, मुझे देर हो जाएगी अब, सच में शाम को मिलूंगा, तब तक मेरी बीवी का ध्यान रखना, समझे ना? मैं मुस्कुरा दूंगी और फिर वही उसी पुरानी सी 5 मंजिला इमारत की बेसमेंट में खड़ी एक पुरानी सी मारुति 800 की छोटी सी खिड़की से एक चेहरा बाहर आएगा और मेरे मांग में भरे हुए सिंदूर को होठों से लगा लेगा। वही गर्माहट से भरा हुआ स्पर्श फिर से मेरी आत्मा के हर कोने को रोशन कर देगा। फिर से वो चेहरा मुझे एक नज़र देखेगा और मैं उसी सुमन की तरह खिल जाऊंगी जैसे कि सावन में गहरे गुलाबी रंग का वो फूल अकेले खड़ा मुस्कुरा रहा हो। फिर वो जल्दी से गाड़ी मोड़ेंगे और काम के लिए चले जाएंगे। हर दिन मानो किसी जादूगर की सी दुनिया में रहती हूं मैं। ईश्वर ने जितनी गहराई तक मुझे संवारा है, उसी गहराई को मैं उन पर अर्पण कर देना चाहती हूँ। पास के एक एनजीओ में खुद को व्यस्त करने का विचार मुझे कई वर्षों पूर्व ही आया था। ये संस्था गरीब बच्चों की शिक्षा दीक्षा का कार्यभार संभालती है। मैं भी इन बच्चों को पढ़ाकर समाज में अपना कुछ थोड़ा योगदान देना चाहती हूँ। बतौर लेखिका मैंने कई कहानियां लिखी होंगी और मुझे इसका सही इनाम भी मिला, मगर इस एनजीओ में काम करके जो सुख मिला है वो आत्मिक है। आज इस खास मौके पर मैं कुछ अच्छा करना चाहती हूँ, कुछ ऐसा जिससे कि मेरी जिंदगी में फैली खुशियों का कुछ अंश मैं उन लोगों को दे सकूं जिनके जीवन को अंधकार ने घेर लिया है। आज बहुत से काम है मेरे ऊपर। आज मुझे वृद्धाश्रम भी जाना है, एनजीओ जाकर बच्चों से भी मिलना है। मैं इन दोनों जगहों पर काफी सालों से जा रही हूँ। अपनी कमाई का एक हिस्सा मैं इन लोगों के साथ बांटती हूँ। कितनी देर हो गई है, अभी मुझे केक बनाना है, समोसे तलने हैं, खीर बनानी है और पूरियां भी तलनी है। शुक्र है कि सब्जी सुबह ही बना ली थी। मैं खुद को अपना काम याद दिला रही थी कि कहीं कुछ भूल न जाऊं। 4 घंटों तक लगातार काम करने के बाद अब कहीं मेरा काम समाप्त हुआ। मैंने सारा सामान डब्बों में रख लिया और नीचे जाकर रिक्शे में रखाए, देवता के हाथ जोड़े और निकल पड़ी अपनी खुशियों को दूसरों के साथ बांटने। जिन जिंदगियों में उतनी महक नहीं है, अगर हम थोड़े भी प्रयास करें तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ रोशनी इस धरती पर हम भी बिखेर ही सकते हैं। हल्की गुलाबी ठंड ने फरवरी को और भी सुहाना बना दिया है। पेड़ों पर पत्ते हल्की हल्की हवा से झूम रहे हैं। कभी उन पर लगे हुए फूल नीचे धरती को अर्पण हो जाते हैं, तो कभी उन पर बिखरी हुई पत्तियां चिढ़कर उन्हें नीचे लहराते हुए आ गिरती हैं। शाम के लगभग 6 बज रहे होंगे। एनजीओ और वृद्धाश्रम जाकर मैं वापस लौट रही हूँ। अब तक तो ये काम से वापस आ जाते हैं, कहीं मेरे घर पहुंचने से पूर्व ही आ जाएं तो नाहक इन्हें मेरा इंतजार करना पड़ेगा और ऊपर से डांट पड़ेगी कि इतना काम अकेले क्यों किया मैंने। शीतला माता रोड के उस पार एक छोटी सी गली निकलती है। इसी गली में मेरे ख्वाबों का महल है। गली इतनी तंग है कि कोई टैक्सी उसमें नहीं जा सकती, इसलिए अमूमन सभी टैक्सी सड़क के इस पार ही रुक जाती है। घड़ी देखी तो 6:30 बज चुके थे। मैं टैक्सी के रुकते ही तेज कदमों से आगे निकल पड़ी। हड़बड़ाई सी मैं इतनी तेजी से सड़क को पार करने की होड़ में थी कि कुछ दिखाई ही न पड़ता था।
नहीं मालूम हुआ मुझे कि कब वो सफ़ेद गाड़ी मेरे इतने करीब आ गई, इतनी कि मेरी सांसें बाहर तो गईं, मगर शायद भीतर आने में उन्हें देर हो गई। एक कहानी तो ये थी, सो समाप्त हो गई, मगर एक कहानी को अभी अपना अंत देखना था। अब आगे क्या हुआ ये जानने के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा कहानी के अगले भाग का। उम्मीद है कि आपको कहानी पसंद आ रही होगी। जल्द ही मिलेंगे अगले भाग के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए सुनो कहानी की अन्य कहानियां और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।